मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जो बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड है, इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है मानव अधिकार, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके बारे में पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने चर्चा की थी। उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना, उसके संगठन, उसकी नियुक्ति, कार्यकाल, सेवानिवृत्ति, जो इत्यादि बातें हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई? आप सभी को मालूम होगा या मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो 28 सितंबर 1993 के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। और जो राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के संबंध में सवाल है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश वर्तमान या पूर्व इसका अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश वर्तमान में हो वो, या पूर्व वाला जो पहले रह चुका हो, वो ही इसका अध्यक्ष रह सकता है। अधिनियम की धारा 2 में मानवाधिकार का अर्थ के संदर्भ में बताया गया है कि जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा जैसे अधिकार हैं। इसी मानवाधिकार का अर्थ है कि इसमें जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा जैसे अधिकार हैं, वो मानवाधिकार का अर्थ है। इस आयोग को न्यायालय के समान ही दर्जा दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जहां तक पदाधिकारी का सवाल है, उसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट या वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश, एक सदस्य उच्च न्यायालय वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश, 2 सदस्य मानवाधिकार से संबंधित विशेषज्ञ या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले, और इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ 4 राष्ट्रीय आयोग हैं, उनके अध्यक्ष भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से राष्ट्रीय आयोग हैं। जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसका एक सदस्य, इसका अध्यक्ष है ना, वो इसका सदस्य हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और राष्ट्रीय महिला आयोग, ये भी इसके पदेन सदस्य बनते हैं। जहां तक अपॉइंटमेंट का सवाल है, तो मैंने बताया था कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 के भाग 3 तथा 4 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदाधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में नियम निर्धारित किए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है। और इस समिति के सदस्यों में कौन कौन शामिल होते हैं? जैसे प्रधानमंत्री, तो इसका अध्यक्ष होता है। गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता,
राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति, ये समिति जो बनती है, ये समिति अनुशंसा करती है और फिर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति की जाती है या उनकी नियुक्तियां की जाती हैं। कार्यकाल टेन्योर के संदर्भ में अध्यक्ष की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है और सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट कि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, 70 वर्ष है। त्यागपत्र, जहां तक त्यागपत्र और पद मुक्ति का सवाल है, इसमें आप बता सकते हैं कि राष्ट्रपति को संबोधित करके अध्यक्ष या सदस्य अपना लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं। अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया भी जा सकता है यदि उसके द्वारा दुर्व्यवहार सिद्ध हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे अयोग्य ठहराया गया हो और राष्ट्रपति यदि जांच के बाद इसे सही समझे तो राष्ट्रपति उनके पद से उसे हटा सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष तथा सदस्य को कुछ अन्य आधारों पर भी पद से हटाया जा सकता है। जैसे मैं यहां बताऊं आपको, यदि उसे अक्षम समझा गया हो, अपने कार्यकाल में अन्य किसी आर्थिक लाभ के कार्य में वो पाया गया हो, अस्थिर मस्तिष्क या शारीरिक स्थिति के कारण पद के अयोग्य पाया गया हो, किसी न्यायालय द्वारा असंतुलित मानसिकता का व्यक्ति घोषित किया गया हो या किसी ऐसे कार्य के लिए दोषी पाया गया हो और सजा मिली हो जो राष्ट्रपति के अनुसार नैतिक रूप से हानिकारक हो, तो भी उसे हटना पड़ता है। जहाँ तक उसकी सैलरी का सवाल है, वेतन और सुविधाओं के मामले में, कि अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को निर्धारित वेतन भत्ते भी मिलते हैं जिन्हें उनके सेवा काल में कम नहीं किया जा सकता। कार्य फंक्शंस, आपको पता होगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख दायित्व देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। अतः किसी भी प्रकार के अत्याचार, ज्यादती, अपमानजनक व्यवहार, क्रूरता आदि को रोकना आयोग की प्रमुख भूमिका होती है। पुलिस की भूमिका लोकतंत्र में कल्याणकारी व सहयोगी की होनी चाहिए, पर भारत में पुलिस हिरासत में मौत की घटनाएं अखबार में लगातार प्रकाशित होती रहती हैं, आप सभी को मालूम होगा। तो पुलिस हिरासत में अत्याचार, क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ जाते हैं, ऐसी कहानियां भी प्राय सुनने को मिलती हैं। तो ऐसी घटनाओं की शिकायत भी कई बार बाहर नहीं आ पाती और यदि आ भी जाती हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं होती। तो इस अन्यायपूर्ण स्थिति की पुनरावृत्ति न होने देने आयोग को सुनिश्चित करना होता है। तो इस दृष्टि से हमारे यहाँ राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग है, इस आयोग के प्रमुख दायित्वों में से आप कह सकते हैं कि लोक सेवक द्वारा यदि किसी व्यक्ति के मानव अधिकार की उपेक्षा की जाए या ऐसी उपेक्षा को रोकने का प्रयास न किया जाए तो आयोग द्वारा पहल करके या घटना की प्रतिक्रिया के रूप में जांच वो कर सकता है। दूसरा ये बता सकते हैं कि मानव अधिकार के मामले में न्यायालय की कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, इसके लिए संबंधी न्यायालय की अनुमति आवश्यक होती है। राज्य सरकार द्वारा संचालित जेल या अन्य संस्थाएं जहां किसी व्यक्ति को सुधार या सुरक्षा की दृष्टि से बंदी बनाया गया हो, तो आयोग इन संस्थाओं में जाकर उन व्यक्ति के रहन सहन की स्थितियों का अध्ययन कर सकता है और अपने सुझाव भी दे सकता है। मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए संविधान तथा कानून द्वारा प्रदत्त सुरक्षाओं की समीक्षा करना तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुझाव देना भी है। मानवाधिकार के मार्ग में आतंकवाद तथा अन्य आने वाली बाधाओं की समीक्षा करना और उपयुक्त सुरक्षात्मक सुझाव देना भी है। मानवाधिकार के क्षेत्र में स्थितियों को बेहतर करने के लिए शोध करना,
मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते का अध्ययन करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुझाव देना। मानवाधिकार को सुरक्षित रखने के लिए यदि आयोग कोई कदम उपयुक्त समझता हो तो ऐसे कदम उठाना भी मानवाधिकार का या आयोग का कार्य है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 3 में आयोग की जांच से संबंधित शक्तियों का उल्लेख भी किया गया है, जो शक्तियां मुख्य रूप से आप बता सकते हैं कि गवाहों को बुलाना और शपथपूर्वक परीक्षण करना, दस्तावेज मंगाना, शपथ पत्र पर प्रमाण पत्र प्राप्त करना, सार्वजनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करना, गवाहों व दस्तावेजों के परीक्षण करना अन्य आवश्यक विषय हैं। इसके अतिरिक्त आयोग व उसके राजपत्रित अधिकारी को आवश्यकता के अनुरूप किसी स्थान या भवन में प्रवेश करने का अधिकार है यदि वहाँ मामले से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेजों की प्राप्ति की उम्मीद है। आयोग के समक्ष की गई समस्त कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई की श्रेणी में होती है। यदि किसी मामले में मानवाधिकार का उल्लंघन सिद्ध होता है तो आयोग को अधिकार है कि शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति देने की अनुशंसा वो कर सकता है। प्रतिवेदन, जहाँ तक रिपोर्ट का सवाल है, इसमें आयोग द्वारा केंद्र सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त विशेष प्रतिवेदन किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि प्रतिवेदन सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, सरकार यह भी बताती है कि आयोग के किन किन सुझावों को स्वीकार किया गया और जिन्हें नहीं स्वीकार किया गया इसके क्या कारण थे। अब नेक्स्ट जो आपकी ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें मैं आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो बने हैं, जैसे कि आपको बताऊं, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगराज मिश्र थे, उसके बाद वेंकट चलैया, इनके बारे में अध्ययन करेंगे और जो उसके अचीवमेंट हैं, जो उसकी उपलब्धियां हैं, जो उसकी कमजोरियां हैं और सुझाव, इनका कल आपको मैं बताऊंगा। धन्यवाद।